नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। डिस्काउंट को आप भारत की सबसे बड़ी बीमारी कह सकते हैं। हमारे देश में लोग भारी डिस्काउंट के लालच में ऐसा सामान भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं जो लाखों लोगों की मौत की वजह बन सकता है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करना भले ही सीधे सीधे कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में ना आता हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अनैतिक काम है। आज प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े मानक BS3 यानी भारत स्टेज 3 पर आधारित वाहनों को भारी डिस्काउंट पर बिकता हुआ देखकर हमें बहुत चिंता हो रही है। BS3 तकनीक पर आधारित वाहनों को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से कल से इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसलिए आज बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने लाखों BS3 वाहनों का स्टॉक क्लियर करने की कोशिश की और लोगों को भारी डिस्काउंट दिया, और लोगों ने भी मौके का फायदा उठाने के लिए भारी डिस्काउंट के लालच में ये जहरीले वाहन खरीद लिए। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है, इसलिए हमने इसके विरोध में एक विश्लेषण आज आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि आज भारत के लोगों ने ये बता दिया कि पर्यावरण को साफ रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वो इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते और सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर ही छोड़ देना चाहते हैं। इसके बाद हम चीन में आई दाढ़ी और बुर्के वाली मुसीबत का डीएनए टेस्ट करेंगे। लंबी दाढ़ी रखकर या फिर बुर्का पहनकर चीन के शिनजियांग प्रांत में एंट्री करना अब किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। चीन ने शिनजियांग में लंबी दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसकी वजह है इस इलाके में फैलती धार्मिक कट्टरता। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले चीन को अब यह समझ में आ गया है कि धार्मिक कट्टरपंथ के क्या खतरे होते हैं। आज हम आपको चीन के शिनजियांग प्रांत की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आतंकवाद के निशान सिर्फ इराक और सीरिया में ही नहीं, बल्कि चीन के शिनजियांग में भी हैं। वैसे चीन ने यह फैसला लेकर जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाई है, और वहां अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन भी इसका विरोध करने नहीं आए, क्योंकि चीन एक लोकतंत्र नहीं है। यह एक बहुत बड़ी घटना है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए इसके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। और आज हम उस ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण भी करेंगे जिसकी वजह से एक देश के राष्ट्रपति पद पर बैठी महिला को पहले उसके पद से हटाया गया और आज उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला दक्षिण कोरिया का है, और ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक भारतीय के रूप में आपको ये खबर क्यों समझनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए। तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक दर्द का रिश्ता है, और उस दर्द का नाम है भ्रष्टाचार, जिसे आप अंग्रेजी में करप्शन कहते हैं। लेकिन इस दर्द का इलाज करने के लिए दोनों देशों की सोच और कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। भ्रष्टाचार दुनिया के हर देश में होता है, लेकिन उसका इलाज करने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है। भारत को इन अलग अलग तरीकों से शिक्षा लेनी होगी, और इसीलिए आज हमने ये डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में जिन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एनकाउंटर वाली जगहों पर भीड़ इकट्ठी की जाती है वो पाकिस्तान से चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं, और हम सबको इस बात का नाज भी होना चाहिए, उपसभापति महोदय, कि आतंकवादियों को जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए उसी तरीके से उसी लहजे में हमारे सेना के और सुरक्षा के जवान उनको जवाब दे रहे हैं। अलगाववादियों ने पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के विरोध में 2 अप्रैल को घाटी में बंद का ऐलान किया है। मंगलवार को बडगाम एनकाउंटर में एक आतंकी और 3 पत्थरबाज मारे गए थे। रिजर्व बैंक में आज बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट जमा कराने की मियाद खत्म हो गई। इसके लिए आज आरबीआई के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के दफ्तरों में भारी भीड़ उमड़ी। कल से अब 10 से ज्यादा पुराने नोट रखना गैर कानूनी होगा। हालांकि एनआरआई लोगों के पास अभी 30 जून तक पुराने नोट लौटाने की मोहलत है। वहीं केंद्र सरकार ने काले धन के खुलासे की मियाद 10 दिन और बढ़ा दी है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 अप्रैल तक ब्लैक मनी की घोषणा की जा सकती है। केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बंद करने का आदेश दिया है। सीबीआई भी केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के खिलाफ जांच कर रही है। जी मीडिया के अखबार डीएनए को मिले दस्तावेजों के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने गलत ढंग से कैबिनेट नोट पेश किए बिना ही यूनिट बनाई, जिसमें कई अनियमितताएं हुई।
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थ्रेट हैं। उनको इस मामले में जहां वो अपनी जासूसी कंपनी बना करके काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल कैबिनेट ने सितंबर 2015 को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस में फीडबैक यूनिट बनाने का फैसला लिया था। इस यूनिट का काम सरकारी दफ्तरों में खुफिया ढंग से भ्रष्टाचार उजागर करना था। आरोप है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर यूनिट में मनमाने ढंग से लोगों को नौकरी दी गई और पैसे खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या मामले में मुख्य पक्षकार नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो पक्षकार नहीं है, लेकिन उनके लिए ये धार्मिक आस्था का मामला है। स्वामी ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने पूजा करने के संवैधानिक अधिकार के तहत ये याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर रोज सुनवाई की अपील की थी। कि ये प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं है, ये आस्था का इश्यू है। इस आस्था के कारण मैंने मूलभूत अधिकार कहकर मैंने अलग से रिट पिटीशन मैंने फाइल की थी और मैं उसके इसमें हिस्सादार नहीं बनना चाहता हूँ। गुजरात में गौ हत्या की सजा अब उम्र कैद होगी। गुजरात विधानसभा ने 2007 में बनाए गौ रक्षा कानून को और सख्त बनाकर आज पास कर दिया। संशोधित कानून में गौमांस की तस्करी पर 10 साल की जेल होगी और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। गौमांस के साथ पकड़े जाने पर जमानत भी नहीं मिलेगी, साथ ही गाड़ी भी जब्त होगी। इस कानून के माध्यम से गुजरात की सरकार को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत हृदय से हम सब धन्यवाद देते हैं। गाय की हत्या का दंड मनुष्य की हत्या के दंड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हिंदू समाज गाय को मां कहता है। लेकिन कांग्रेस इसे विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश बता रही है। लेकिन गौ हत्या के नाम पे जो ये उपद्रवी लोग जो अपने हाथ में कानून लेके लोगों की मारपीट करते हो, नहीं होना चाहिए। जैसे गुजरात में दलितों को पीट दिया था। गोरक्षा के नाम पे राजनीति करना, गोरक्षा के नाम पे लोगों को तंग करना, ये नहीं होना चाहिए। गो हत्या को लेकर अभी तक सबसे सख्त कानून हरियाणा में था, जिसमें 10 साल जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। योगी सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की जो भी मांगे हों, उन पर बैठकर बातचीत से रास्ता निकाला जाए। हड़ताल करके इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़ने दिया जाए। दूसरी ओर योगी सरकार ने यूपी के सभी बस अड्डों और रोडवेज बस डिपो को फ्री वाईफाई जोन बनाने का भी फैसला किया है। सभी बस डिपो और सभी स्टेशन ये वाईफाई हम लोगों को करना है। ये हमारा जो 100 दिन का आगे जो सिस्टम बनने वाला है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा, वो हम लोग शीघ्र करना शुरू कर देंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने की आरोपी वार्डन सुरेखा तोमर को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि सुरेखा तोमर ने टॉयलेट में खून के धब्बे पाए जाने पर बच्चों को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। पीड़ित बच्चियों ने खतौली के कस्तूरबा गांधी स्कूल पहुंची जी न्यूज की टीम से कई खुलासे किए। रविवार वाले दिन जो हमारे कपड़े उतरवाए थे, किसी बच्चे वो चोट लग गई थी, तो गेट के वो लेटरिन के गेट पे वो लग गया था खून, तो बड़ी मैम ने उनका उल्टा ही मतलब निकाला। जबकि आरोपी वार्डन ने कहा कि पूरे स्टाफ ने उनके खिलाफ साजिश की है, क्योंकि वो उन्हें स्कूल से निकालना चाहते हैं। बार बार इसी बात को कह रही हूँ कि सब झूठ है और मैं इस साजिश, मेरे साथ जो हुआ है ये एक सिर्फ साजिश है और वो विद्यालय के स्टाफ नहीं। इस मामले में पीड़ित बच्चियों ने सबसे पहले अपने घर वालों से शिकायत की थी, जिसके बाद कई लोग अपनी बच्चियों को हॉस्टल से ले गए और उन्होंने योगी सरकार से आरोपी वार्डन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहाँ के जिलाधिकारी ने उस महिला को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया है, जिस टीचर ने ऐसे गलत हरकत की है। और एक एसडीएम के अंतर्गत उन्होंने एक टीम भी बना दी, एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है। कल से नेशनल और स्टेट हाईवे के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को संशोधित करते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे के 220 मीटर तक की दूरी के बाद शराब की बिक्री की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20,000 से कम है, वहां हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि 15 दिसंबर 2016 का उसका फैसला कल से ही लागू होगा। 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोले जाने का संशोधन मेघालय, सिक्किम और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की वजह से लिया गया है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल चार्जशीट में वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत 9 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने आज वीरभद्र सिंह की वो याचिका भी खारिज कर दी जिसमें उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। वीरभद्र पर इस कार्रवाई को कांग्रेस ने सियासी साजिश बताया है। वीरभद्र सिंह जी को एक साजिश के तहत बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। माना जा रहा है कि सीबीआई वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार भी कर सकती है। वीरभद्र सिंह पर केंद्र में स्टील मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। इस मामले में उनकी पत्नी, बेटा और बेटी भी आरोपी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। तमिलनाडु के किसान 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो इन किसानों का क्यों नहीं। सूखा पीड़ित किसानों का कहना है कि सैकड़ों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। इनकी आवाज न हिंदुस्तान की सरकार न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। पिछले 3 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपया 50 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। इनकी क्या गलती है? तमिलनाडु के सीएम ई पलनीसामी ने 2,247 करोड़ रुपए का सूखा राहत पैकेज देने की घोषणा की है, लेकिन किसानों ने इसे नाकाफी बताया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अवमानना केस में वारंट जारी होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस कर्णन ने कहा कि वो भी एक संवैधानिक पद पर हैं और उनसे उनका कामकाज नहीं छीना जा सकता। जस्टिस कर्णन ने कहा कि वो अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो 7 जजों की बेंच के खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कर्णन को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। कल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक छोटा नया फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। इस फॉर्म का नाम सहज रखा गया है। रिटर्न फॉर्म भरते समय टैक्स भरने वाले को अपना पैन, आधार नंबर और कुछ निजी जानकारियां देनी होंगी। रिटर्न दाखिल करने के लिए ई फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है। आयकर विभाग ने इस फॉर्म में से पुराने कुछ पॉइंट्स को हटा दिया है, जिससे छोटा और आसान बन गया है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर पीएम मोदी भी 9 दिन के उपवास पर है, लेकिन उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है। कल सुबह 9 बजे और रात 8 बजे पीएम मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक के स्वागत समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके आधे घंटे के बाद ही वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद प्रतियोगियों से बात करेंगे। 2 अप्रैल की सुबह पीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और वहां से सीधे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जाएंगे, जहां से वो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। वहां पीएम एक रैली में भी शामिल होंगे।